So, hello everybody out there, young doctors, पीजी करने के जोश में। तो आइए जो है आज हम अपने अर्निंग पोटेंशियल के सीक्वल का दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं कि सर्जिकल ब्रांचेस का अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि सर्जन की जो इनकम होती है वो फिजिशियन से डेफिनेटली ज़्यादा होती है, लेकिन फिजिशियन पीजी के तुरंत बाद पैसा कमाने लगता है, सर्जन पीजी के कुछ साल बाद ही पैसा कमा सकता है। एक्सप्लेन आगे करता हूँ। उसके बाद दूसरी बात अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए कि अ फिजिशियन लीड्स अ गुड लाइफ एट कॉस्ट ऑफ लेस मनी, while a surgeon earns more money at cost of good life। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए जो भी कैरियर आप चुनना चाहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि सर्जन को जो है बहुत ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस बियर करना होता है। एक फिजिशियन को जो है केवल अपनी ओपीडी प्रैक्टिस कंडक्ट करनी होती है, अपने आईपीडी पेशेंट्स देखना होते हैं और फ्रीलांसिंग के लिए अलग अलग अस्पतालों में घूमना पड़ता है। लेकिन एक सर्जन को अपनी ओपीडी भी कंडक्ट करनी होती है, अपने इंडोर पेशेंट्स भी देखने होते हैं, फ्रीलांसिंग में अलग अलग अस्पतालों में भी जाना होता है, और यह सब करने के बाद या यह सब करने से पहले उसे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। तो सर्जिकल वर्क को वही एंजॉय कर सकता है जिसे बहुत ज़्यादा एक्टिव, एग्रेसिव और इस तरह की लाइफ चाहिए होती है। यदि आपकी पर्सनालिटी कंफर्ट ओरिएंटेड है तो आप बहुत लंबे समय तक सर्जिकल कैरियर को एंजॉय कर पाएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी कम ही रहती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है सर्जन का लर्निंग कर्व। देखिए, फिजिशियन के साथ कोई लर्निंग कर्व नहीं होता है पर वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। फिजिशियन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई अच्छी कर सकता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ज़्यादा मेहनत कर सकता है पेशेंट हैंडल करने में, उन्हें ट्रीट करने में, उन्हें मैनेज करने में, और उसके बाद वो जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो तुरंत अपनी चैम्बर प्रैक्टिस, तुरंत अपनी आईपीडी प्रैक्टिस, तुरंत अपनी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है। लेकिन सर्जन को लर्निंग कर्व पूरा करना होता है। लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व ये होता है कि आप सर्जरी में कॉन्फिडेंट किस तरह होते हैं। तो सर्जन का एक स्पेसिफिक लर्निंग कर्व होता है जिसका आप नेट पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये इन्वर्टेड एस शेप का लर्निंग कर्व होता है। सर्जन जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके कॉलेज से निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसने बहुत ही ऐसे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो जहाँ पर वर्क का वॉल्यूम अत्यधिक ज़्यादा हो। तो सर्जन जो है आम तौर पर जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है तो वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, टिमिड होता है, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन यदि वो किसी ऐसे सेंटर में जाकर सीनियर रेसिडेंसी करता है जहाँ पर सर्जिकल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करते जाता है, उसका नंबर ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स बढ़ते जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। कॉन्फिडेंस एक हद तक बढ़ते बढ़ते फिर एक प्लेटू में चेंज हो जाता है, मतलब कि एक फ्लैट लाइन में चेंज हो जाता है। तो जब फ्लैट लाइन पर सर्जन पहुंच जाता है तो अपनी इंडिपेंडेंट सर्जिकल प्रैक्टिस प्रॉपरली, कॉन्फिडेंटली वो तभी शुरू कर पाता है। सर्जन्स जो इससे भी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं उनका जो लर्निंग कर्व होता है वो और ऊपर तक जाता है जब वो और ज़्यादा बड़े ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करने लगते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी हो गई, तो फिर उनका जो है अर्निंग पोटेंशियल उस हिसाब से और ज़्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन जब तक आपने अपना लर्निंग कर्व पूरा नहीं किया, आपकी अर्निंग पोटेंशियल नहीं बढ़ सकती है। यहाँ पर हम स्टाइपेंड को और सैलरी को आपके अर्निंग पोटेंशियल में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैं केवल और केवल प्राइवेट प्रैक्टिस में जो पैसा आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर्स का मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये दो बात समझ गए आप। सर्जन को अपनी अच्छी लाइफ को सेक्रीफाइस करके ज़्यादा पैसा मिलता है। सर्जन को लर्निंग कर्व पूरा करना होता है, उसके बाद ही उसे अच्छा पैसा मिलता है। एक एक करके स्पेसिफिक ब्रांचेस की बात करने की कोशिश करता हूँ। कहीं कुछ कमी रह जाए, कोई गलती रह जाए तो उसका कीमा मत बनाना। मैं खाली आप लोगों को समय पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर चॉइसेस करें और बाद में रिग्रेट ना करें। शुरू करता हूँ जनरल सर्जरी से। देखिए, जनरल सर्जन एज सच तो पहले सारी ही सर्जरीज़ किया करता था, लेकिन अब जब सुपर स्पेशलिटीज़ इवॉल्व हो गई है तो यूरोलॉजिकल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी ये उसके डोमेन के बाहर चली गई है। अब सर्जन के डोमेन में खाली एब्डोमिनल सर्जरीज़ हैं और पेरिफेरल सर्जरीज़ हैं, जैसे कि ब्रेस्ट है, हर्निया है, हाइड्रोसील है, हेमरॉइड्स है, और जो छोटे मोटे जो लाइपोमा, सेबेशियस सिस्ट, एब्सेस ये होते हैं वो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट ने जो है सर्जन का जो दूसरा काम था, जो यूरोलॉजिकल वर्क था, वो सैबोटाज कर लिया है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी भी जनरल सर्जन वहीं पर कर सकता है जहां पर जीआई सर्जन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यदि कोई यंग डॉक्टर एमएस सर्जरी के लेवल पर ही रुक जाना चाहता है, यदि वो सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करता है, तो उसे अपनी एब्डोमिनल सर्जरीज़ का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ उसे ब्रेस्ट सर्जरी का भी एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, और बाकी तो जो सर्जरीज़ होती हैं, जो हर्निया सर्जरी होती है, हेमरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोसिल होते हैं, ये तो आम तौर पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही ऑलरेडी सफिशिएंटली सीख चुका होता है। लेकिन एब्डोमिनल सर्जरीज़ करने के लिए उसे अपना लर्निंग कर पूरा करना होता है, और इसके लिए उसे किसी ऐसे सेंटर में जाकर सीनियर रेसिडेंसी करनी चाहिए जहाँ पर सर्जिकल वर्क का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उस समय उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जितने पॉसिबल हो उतने ऑपरेटिव केसेस करने चाहिए, और जितने वो ऑपरेटिव केसेस करते जाएगा उसका लर्निंग कर्व उतनी ही जल्दी पूरा होते जाएगा। उसके बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट सर्जिकल प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। एब्डोमिनल सर्जरीज़ का जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओपन सर्जरीज़ भी होती है बड़े केसेस में, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ भी होती है, अपेंडिक्स की होती है, गॉल ब्लैडर की होती है। तो इस तरह जनरल सर्जन के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, यदि वो एक ऐसी शहर में एस्टेब्लिश होना चाहे जहाँ पर जीआई सर्जन्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है किसी मेट्रो में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जीआई सर्जन्स जो है उसकी एब्डोमिनल सर्जरीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को भी सैबोटाज कर लेते हैं। तो जनरल सर्जन यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है, यदि उसके एब्डोमिनल सर्जरी करने का कॉन्फिडेंस का लेवल हाई है, तो उसकी इनकम अच्छी खासी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद अगली ब्रांच है गायनिक सर्जरी। गायनिक सर्जरी मतलब गायनिक और ऑब्जिन सर्जरी, ये ऑफ कोर्स इट इज़ एवरग्रीन ब्रांच, ऑलवेज इन डिमांड। इसमें जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स प्राइमरीली सिजेरियन सेक्शंस और हिस्टेरेक्टोमी होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी गायनिक सर्जरीज होती है विच पर्टेन टू डिफरेंट डिसीजेज। डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो और कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स करने और सीखने के ऑप्शन होते हैं। ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस तो तुरंत ही शुरू हो जाती है किसी भी ऑब्जिन में पोस्ट ग्रेजुएट की, और यदि वो और ज़्यादा एम्बिशियस है तो वो गायनिक सर्जरी में एक्सपर्टाइज डेवलप करके वो सब भी कर सकता है, और उसमें भी पैसा अच्छा खासा मिलता है। ऑफ कोर्स ऑब्जिन पोस्ट ग्रेजुएट के पास एक नया ऑप्शन आ गया है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का, आईवीएफ का, जिसमें लाइफ की क्वालिटी भी कंफर्टेबल हो जाती है और इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
तो ऑप जिन में जो पीजी कर रहे हैं वो उस पर भी फोकस कर सकते हैं और बड़ी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज पर भी फोकस कर सकते हैं। इससे उनका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी पर। प्राइमरीली ऑर्थोपेडिक सर्जरी यूज टू डील विथ फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस, है ना, और बोन ट्यूमर्स। लेकिन अब एक नया एरिना खुल गया है, वो है नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का। तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन की इनकम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब भी आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं और जल्दी जल्दी अपना लर्निंग कर पूरा कर लेते हैं और अच्छी एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेते हैं इन प्रोसीजर्स में, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह में। ऑफकोर्स फ्रैक्चर्स का भी मैनेजमेंट उतना आसान नहीं होता और वो भी उतना इम्पोर्टेंट होता है, तो आपका भी अर्निंग पोटेंशियल अच्छा खासा रहता है ईएनटी सर्जरी पर। तो ईएनटी सर्जरी जो मैं अपने कुछ वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, ईएनटी सर्जरी का डोमेन होता है ईयर, नोज, थ्रोट। मतलब कि क्रेनियम के नीचे आँखों को छोड़कर जितने एनाटॉमिकल पार्ट्स है सबका ट्रीटमेंट ईएनटी सर्जन को करना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ईएनटी सर्जन जो है साइनोसाइटिस, एलर्जी, ओटाइटिस और डेफनेस का इलाज करने पर रुक जाता है। इसका कारण वो होता है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ईएनटी सर्जन का जो लर्निंग कर्व है वो तभी पूरा हो सकता है जब वो किसी ऐसे बड़े सेंटर पर जाए जहाँ पर वो हेड एंड नेक सर्जरी को मास्टर कर सके। तो ईएनटी सर्जन जो है वो स्टर्नम के ऊपर और क्रेनियम के नीचे जितने पार्ट्स हैं सबकी सर्जरी वो करने के लिए ऑथराइज्ड होता है और सबकी सर्जरी उसे करनी चाहिए। तो जब ईएनटी सर्जन जो है वो कैंसर सर्जरी में एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेता है, थायराइड सर्जरी में एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेता है, तो ईएनटी सर्जन का अर्निंग पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यदि ईएनटी सर्जन जो है यदि साइनोसाइटिस, ओटाइटिस, डेफनेस और एलर्जी इस तक लिमिटेड है तो उसका अर्निंग पोटेंशियल कुछ विशेष नहीं होता है। ही इज़ एज गुड एज अ एमबीबीएस डॉक्टर। तो यदि आपने ईएनटी सर्जन में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो यू हैव टू रियली लर्न हेड एंड नेक सर्जरी इफ़ यू वांट टू अर्न गुड। उसके बाद आखिरी ब्रांच, सर्जिकल ब्रांच, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है इंडिया में उसे कैटरेक्ट तक लिमिट कर दिया जाता है, लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी भी अब एक बहुत बड़ी ब्रांच है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स की पॉसिबिलिटी है। इसमें आपको रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा देना होता है, अदरवाइज़ इट विल बी एज गुड एज लॉस ऑफ विजन। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का लर्निंग कर्व जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को सीखने के लिए प्रॉपर सेंटर्स में जाना ज़रूरी होता है, जिसकी संख्या भारत में कम है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जो है ग्लूकोमा सर्जरी, विट्रियस सर्जरी, कॉर्निया सर्जरी, रेटिनल प्रोसीजर्स, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं इनमें एक्सपर्टाइज यदि वो डेवलप करता है इसके बाद ही उसका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सकता है। लेकिन यदि इफ़ यू आर लिमिटेड टू कैटरेक्ट सर्जरी एंड सम माइनर ऑप्थेल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर्स तो आपका जो है अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी सर्जिकल ब्रांचेस कवर करने की कोशिश की है। कोई ब्रांच छूट गई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि बात तो मैं काम की करता हूँ, आपको बहलाता भी नहीं हूँ और आपको डराता भी नहीं हूँ। तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो यदि ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा लेट गो कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ काम की बात बताई होगी, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। यदि फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि काम के वीडियो ही बनाते रहने की कोशिश करूँगा।
जो कि स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ओके, नमस्कार, गुड बाय।